हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी का एक जोरदार भाषण दिया। अमित शाह जी ने लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो भाषण है हमारी संसद के अंदर दिया। और उस संसद में भाषण का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है, वो था नक्सलवाद। नक्सलवाद का मुद्दा था। और भारत की सरकार ने जो एक नियत तिथि निर्धारित की थी कि भाई 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, तो उसी को ख़त्म करने की जो खुशी है या उसको समाप्त करने की जो खुशी है वो जाहिर कर रहे थे हमारे गृह मंत्री जी। और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कौन कौन सी समस्याएं सामने आई और उस समस्याओं को भारत की सरकार ने कैसे टैकल किया। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जिन लोगों को ये पता ना हो कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का उदय क्या हुआ, क्योंकि आज की जो जनरल जन सामान्य है उनको नक्सलवाद का कोई पता ही नहीं है, तो उनको मैं बता दूं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नक्सल वर्ड की। नक्सल वर्ड की शुरुआत हुई 1967 से। मीन्स ओवरऑल जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई 1967 से हुई, जिसमें चारू मजूमदार और कानू सान्याल ये 2 लीडर थे। इनके नेतृत्व में इस आंदोलन का उदय हुआ। ये नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल के जो नक्सलवाड़ी गांव था वहां से स्टार्ट हुआ और वहां पर एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। इसके कारण इस जो आंदोलन है उसको एक प्रकार से बड़ा रूप लिया इस आंदोलन ने। साथ ही साथ इस आंदोलन को माओ जेडोंग, मतलब जो हमारे जब पड़ोसी देश हैं चीन, उनसे भी प्रेरित बताया जाता है। उनके बहुत बड़े लीडर हुए, उन्होंने भी इस प्रकार के कम्युनिज्म को एक प्रकार से सपोर्ट किया। साथ ही साथ ये रसिया के जो लीडर रहे उस तत्कालीन, उनसे भी ये प्रभावित रहा ये पूरा का पूरा आंदोलन। 1967 से लेकर 2004 तक इस आंदोलन ने बहुत रफ्तार पकड़ी। सारे पूरे भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, स्पेशली जो जंगल जंगल जहाँ पर जिन राज्यों में ज़्यादा जंगल है उन राज्यों में इस पूरे आंदोलन की पैठ बहुत थी। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और वहाँ चले जाओ बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। नक्सल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये नक्सली वहां से स्टार्ट हुआ, गांव से स्टार्ट हुआ पश्चिम बंगाल के। इसका लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था उस समय 1967 के समय कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, तो जिन भूमिहीन किसानों भूमिहीन लोगों ने एक प्रकार से उनके अगेंस्ट आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि वो एक नक्सलवाद और एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। नक्सलवादी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म से भी प्रभावित दिखाई देगा आपको। और जैसे ही कम्युनिज्म की बात आती है तो वर्तमान में चीन और पहले का जो रसिया है उसकी बात भी स्वाभाविक रूप से आनी लाजमी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नक्सलवादी करते क्या थे? नक्सलवादियों का सीधी सी बात है, उनकी खुद की पुलिस होती थी, खुद की मिलिट्री होती थी, और खुद का उनका एक प्रकार से जो शिकायत निवारण सिस्टम है, जैसे हमारी यहाँ की अदालतें हैं उनकी अदालतें होती थी। और उनका सबसे बड़ा मोटिव ये था कि जहां पर भी नक्सल क्षेत्र है, या उसको रेड कारपेट बोलते थे या रेड लाइन बोलते थे, कि उन सभी, मतलब आप चले जाओ तो छत्तीसगढ़ से लेके पूरे डाउन तक उनका एक रेड कारपेट था। और उनका मंतव्य ये था कि नेपाल के जो पशुपतिनाथ हैं वहां से तिरुपति, जो कि साउथ में विराजमान है, उन तक पूरा का पूरा नक्सलवादी क्षेत्र है। ये सारी चीजें होती थी। उनका ऑपरेशन का सबसे बड़ा काम ये था कि लोगों को ना तो शिक्षित करो, लोगों को बेरोजगार रखो, लोगों को समृद्ध ना होने दो। तो उससे क्या होगा? जब लोग गरीबी भुखमरी में रहेंगे तो सीधी सी बात है लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन करेंगे। और उस हिंसक आंदोलन में इस पूरे, स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड और कई जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, तो 2004 तक कहीं पर भी इन्होंने, इवन अभी तक 2014 तक, जब तक वर्तमान एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनी, तब तक उन्होंने क्या किया कि ना तो कहीं पर टावर बनने दिए, ना कहीं पर सड़कें बनने दी। क्योंकि अगर टावर, मोबाइल के टावर लग जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही मुख्य धारा से जुड़े तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था इन सभी लोगों से हफ्ता वसूली करना, साथ ही साथ विदेशी फंडिंग को उठाना। विदेशी क्यों फंड करते थे इन सारी चीज़ों को? क्योंकि एक तो उनकी विचारधारा का एक प्रकार से सश्रय मिल रहा है, प्रश्रय मिल रहा है, मतलब उनका सपोर्ट हो रहा है। साथ ही साथ वो भारत की जो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में बढ़ रहा है, या भारत की जो उन्नति है वो भी उनके लिए एक प्रकार से स्वीकार्य नहीं थी। और यही कारण है कि वो बहुत पैसा भी देते थे इन नक्सलियों को अलग अलग चैनल्स के द्वारा।
अब वो चैनल्स क्या होते थे वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ग होते थे नक्सलवादियों के। एक होते थे ग्राउंड वर्कर, दूसरा होता था अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल वो लोग होते थे जो कि बाहर से पैसा या कहीं से भी पैसा अरेंज करते थे, डोनेशन के नाम पे, गरीबी के नाम पे, भुखमरी के नाम पे, और वो पैसा इन लड़ाकों को दिया जाता था और ये लड़ाके उस पर्टिकुलर क्षेत्र को एक प्रकार से समृद्ध होने से रोकते थे, वहां पर सड़कें बनने से रोकते थे। और कई मामलों में तो आपने देखा कितने ही जवानों की हमारी हत्या कर दी इन लोगों ने, और वो जवान शहीद हो गए। कई तो नेताओं तक की हत्या कर दी इन लोगों ने कि वो नेता वहां पर गए विकास कार्यों की, वहां पर उन्होंने एक प्रकार से उद्घाटन किया और बाद में लौटते समय उनकी हत्या हो गई, उनकी एक बम धमाके में मृत्यु हो गई। तो ये आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा था, क्योंकि ये देश को अंदर से खोखला कर रहा था। लेकिन 31 मार्च 2026 को भारत के गृह मंत्री ने यह अनाउंस किया कि नक्सलवाद पूर्णतः खत्म हो गया है और ये इसकी जड़ें अब कहीं से कहीं तक नहीं है, पूरा एक, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो ये तो था पूरा नक्सलवाद की कैसे कहानी स्टार्ट हुई और कैसे खत्म हुई। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन करूंगा, विवेक अग्निहोत्री जो कि एक डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं, उनकी एक मूवी है अर्बन नक्सल। उसको अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो वो भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे काम करता था बेसिकली, अभी तो ये बोल सकते हैं। और आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।